नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। नई सरकार और विधानसभा में जिस तरह का जो तीसरा दिन था, 15वीं विधानसभा का पहला सत्र, दिन तीसरा और दिन रहा हंगामेदार। जी हां, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि विधानसभा के सत्र हंगामेदार रहते हैं और ये शिकायत भी होती है कि चर्चाओं को उतना, जो महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी चाहिए उन पर उतना फोकस नहीं किया जाता। जी हां, तीसरा दिन रहा और हनुमान बेनीवाल जिनकी वजह से हंगामा उपजा, काफी हंगामा हुआ, उन्होंने राज्यपाल पर भी टिप्पणी करी। इसको लेकर जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने भी अपने नाराजगी जताई, विपक्ष ने भी नाराजगी जताई और काफी कुछ तल्ख टिप्पणियां हुई एक दूसरे के बीच। साथ ही राज्यपाल का अभिभाषण इसी हंगामे के कारण पढ़ा हुआ मान लिया गया, जिसमें सरकार की जो आने वाली योजनाएं होंगी 5 साल में, जिस तरह का एक सरकार का प्रारूप होगा काम करने का, उसका एक प्रतिबिंब होता है राज्यपाल का अभिभाषण। तो कुल मिला के इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सभा के पहले सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल कल्याण सिंह के अभिभाषण के दौरान गुरुवार को सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विधायक हनुमान बेनीवाल ने अभिभाषण के बीच में ही किसान मूंग खरीद का मामला उठाते हुए पूर्व सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़े। इस दौरान बेनीवाल और विपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के बीच बहस हो गई। इसके बाद शांति धारीवाल ने राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लेने की गुजारिश विधानसभा अध्यक्ष से की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की आगामी योजनाओं पर ही फोकस किया गया। राजस्थान का किसान परेशान है, मूंग की खरीद होनी चाहिए। 10 दिन से मंडी पे लोग बैठे हैं और मूंग की खरीद सरकार नहीं करे। सरकार को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। नौजवान हड़तालों में बैठे हैं, आरएस एग्जाम का मुद्दा ले लो, ये जो राजस्थान के अंदर हो रहा है, इस अभिभाषण को पढ़ने के बजाय ये काम सरकार को करना चाहिए। इसका विरोध हमने किया था और हमने आरोप लगाए थे कि ये राज्यपाल वही है जिन्होंने 5 साल तक वसुंधरा सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया, तभी राज्यपाल कहां चले गए थे, ये बात मैंने कही थी। और इस बात के बाद गुलाब जी उत्तेजित हो गए और गुलाब जी ने बहुत ज्यादा मेरे को धमकाने का प्रयास भी किया। जिस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार महामहिम राज्यपाल महोदय पर जिस तरह व्यक्ति से टिप्पणियां और जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, विधानसभा के इतिहास को कलंकित करने वाला दिन आज का रहा। विधानसभा नियमों और प्रक्रियाओं के नियमों से चलती है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से मिलकर इसका विरोध प्रकट किया है। हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ऐसी हरकत शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने भविष्य में ऐसी हरकत करने पर कड़े कदम उठाए जाने की बात कही। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत पर भी राठौड़ ने टिप्पणी की। राठौड़ ने सीएम पर हंसने के आरोप लगाए, जिस पर सीएम गहलोत ने कहा कि राठौड़ नियमों और कानून के तहत बात करें, अनर्गल बयानबाजी नहीं सही जाएगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा अध्यक्ष से विधायक बेनीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन अध्यक्ष ने साफ किया कि भविष्य में ऐसा हुआ तो कार्रवाई होगी। राज्यपाल के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, मैं सोचता हूं कि जिंदगी में कभी इस प्रकार के शब्द सुने नहीं। कानों को भी एक तरह से इतने अप्रिय लगे हैं और जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो सारे देश जो है ना, हम पर, हमारी इस विधानसभा पर क्या एक तरह से हमारा सम्मान रहेगा। इसलिए बहुत दुखी मन से कहा कि भाई इसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आश्वस्त किया, देखते हैं अध्यक्ष जी ने। 23 जनवरी तक 15वीं विधानसभा का प्रथम सत्र चलेगा, लेकिन जिस अंदाज में हंगामा बरपा है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में विपक्ष सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरेगा। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस बीजेपी के हमलों का जवाब किस अंदाज में देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। कुल मिला के देखिए, तीसरा दिन और हंगामेदार। ऐसा ही जब विधानसभा चलती है, पिछले अगर हम कार्यकाल की बात करें तो ऐसा बहुत बार हुआ जब विपक्ष ने वॉकआउट तक किया, बहुत सारी मुद्दों पर नाराजगी जताई, हंगामेदार सेशन रहे, वो काफी हंगामेदार रहे। अब तीसरे दिन इस तरह की स्थितियां बनी कि राज्यपाल के ऊपर टिप्पणी पर अशोक की टिप्पणी पर नाराजगी जताई गई और खासतौर पर आने वाले समय में अगर इस तरह की की जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अहम है राज्यपाल का अभिभाषण, जिसके प्रमुख बिंदु अगर हम देखें तो किसान का भला, यानी कि किसान की आय बढ़ाना, किसान को फायदा पहुंचे हर तरीके से,
किस फसल का उचित जो ऋण है, ऋण माफी की बात है, वो इसके अंदर शामिल थी। साथ ही साथ उनकी जो आय है वो इनकम बढ़ जाए उनकी, और मानसून है उनको जो इलाके हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाए आने वाले समय में। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन अगर प्रारूप हम देखते हैं तो किसान का काफी इसमें उल्लेख किया गया है, यानी कि सरकार है वो किसान पर फोकस कर रही है। मैं सीधे मेरे साथ इस चर्चा में बीजेपी से मनीष पारिक साहब हैं और कांग्रेस से मेरे साथ आशीष चौधरी साहब। सबसे पहले मनीष पारिक जी को आ जाऊंगा। मनीष जी, कांग्रेस की सरकार पहला विधानसभा सत्र 15वीं विधानसभा का तीसरा, तो जो सब फॉर्मेलिटीज होती हैं तो दावेदार रही, लग भी रहा था कि चीजें उबाल लेंगे और अभी और धीरे धीरे आगे और जब तक जनवरी तो बीच में राज्यपाल के अभिभाषण तो इस अभिभाषण जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर सरकार किसानों के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि भाई जो आपकी जो केंद्र में सरकार बैठी है, जो मोदी हैं प्रधानमंत्री, वो भी इस बात वो भी किसानों पर फोकस करते हैं उनकी आय बढ़ाने की। क्या आपका पहला सुधांशु जी, एक बात केवल कागजी है, जैसे उन्होंने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं करी थी उन्हीं को यथावत दोहराया है, लेकिन ये होगा कैसे है उसके बारे में कोई परिकल्पना उनके पास नहीं है, पहली बात। और आप ये देखिए कि कोई भी परिकल्पना नहीं है, उसी का वाचन आपने कर दिया है, तो निश्चित तौर पर कोई भी समझ सकता है कि ये कागजी बात है। सारे स्कूल दोबारा खोल देंगे, अब वो आय बढ़ा देंगे, किसान के सब वो कर देंगे, अब उसमें भी डिफॉल्टर और उसकी बात सबको पता है कि क्या हो रहा है। जो पहले ही 50,000 रुपए तक के ज्यादातर कोऑपरेटिव लोन्स थे वो तो गवर्नमेंट बीजेपी की थी, जब माफ हो गए उसके बाद बचता है तो आपको डिफॉल्टर होना पड़ेगा। अगर आप बेईमान कर रहे हैं, हमारे चुकाया नहीं है आपने या कुछ वही बात करी तो आपका माफ है, और जो ईमानदारी से चुका रहे हैं उसका लोन का क्या होगा पता नहीं, पेनल्टी राशि का क्या होगा, उसकी माफी का कोई बात नहीं की है, तो अल्टीमेटली वो भी संदिग्ध है। दूसरी बात, जो बेरोजगारों की बात 3,500 रुपए भत्ता देने की बात है, उसके बारे में पूरी तरह से मौन है। कितने रुपए की व्यवस्था कैसे होगी? जो लोन किसानों का माफ करने की बात है उसमें भी 2,000 करोड़ जो बात होती है सीधी सीधी, उसके खर्च होते थे 50,000 रुपए के लोन में, उसके बाद ये 6,000 करोड़ और ज्यादा आपको चाहिएंगे, 8,000 करोड़ कुल पैसे लगेंगे, तो वो 6,000 करोड़ आएंगे कहाँ से, इसके बारे में कोई बात नहीं। और वो जो किसान बेरोजगारों को, कितने बेरोजगार राजस्थान में, यही फाइंड आउट नहीं हुए, जबकि उन्होंने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी बात है ये जो हम किसानों को रोजगार युवा जवानों को तोहफा देने वाले हैं, उसमें ये बात। दूसरी बात, जितनी प्रकार की संवैधानिक एस्पेक्ट्स पर काम होना चाहिए था वो भी आज के कार्यकाल में सरकार के पहले सत्र में ही नहीं हो रहा है। कोई भी कुछ भी कह रहा है, मर्यादित अमर्यादित कोई बात नहीं है, संसदीय परंपराओं को तार तार कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं उन पे जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जिनका इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता, जो सरकार लाकर देती है वो पढ़ते हैं उसको, अल्टीमेटली वो सारी बातें। लेकिन वो आरोप बेनीवाल लगा रहे हैं, इनकी पार्टी के तो कोई एमएलए किसी ने नहीं लगाया। ये जिम्मेवारी तो है ही, जो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं नए नए, उन्होंने कहा अभी दोबारा होगी तो देखेंगे। ये जो लेथार्जिक, उन्होंने चेतावनी दी उनको, अरे ये बहुत लेथार्जिक एटीट्यूड है। अब ये बात पक्की है कि अभी जो जिन सदस्य ने ऐसा किया वो पहले भी कई बार डिबार हो चुके हैं, वहां से हट चुके हैं, उनको बर्खास्त किया जा चुका है, निष्कासित हो गया, मार्शल से सारे काम हो रहे हैं, फिर भी आप उसकी कुछ भी व्यवस्था क्या दे पाएंगे? जो एक अजीब सा मायूसी का वातावरण वहां रहा लोकतंत्र का, वो भी एक अपनी तरफ है। ठीक इसी तरह से जितनी डिमांड है उनके बारे में भी कोई स्पष्ट नहीं है कि उनका कैसे रास्ता निकाला जाएगा या वो कैसे हो पाएगा। आशीष चौधरी साहब, राज्यपाल का अभिभाषण जो होता है बहुत महत्वपूर्ण इस तरह का दस्तावेज है, कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं हैं, सरकार आने वाले 5 साल में क्या काम करेगी, सरकार किस दिशा में काम करना चाहती है और किस उद्देश्य के साथ योजनाओं को चलाना चाहती है, ये सारी चीजें एक तरह की समाहित होती हैं और बहुत महत्वपूर्ण, इस पर बहुत उसके बाद लंबा डिस्कशन भी विधानसभा जो सत्र होंगे उन पर चर्चा भी होगी। ये एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने कि जो इसमें समाहित की गई चीजें हैं वो बेहतर तरीके से सरकार डिलीवर कर सके, जनता को डिलीवर की जा सके और जनता समझ सके कि भाई जो कांग्रेस की सरकार आई है वो हमारे लिए काम करना चाहती है, जो उसने वादे अपने वादों के अनुरूप। निश्चित रूप से आप महत्वपूर्ण करें, इस प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया और जनादेश के बाद में 15 विधानसभा का पहला सत्र था। पहला सत्र के अंदर जब विधानसभा के जो सदस्य चुन के आए, उन्होंने शपथ के बाद में आज पहला ये राज्यपाल का अभिभाषण था, और राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो सरकार की एक मंशा है कि सरकार आने वाले समय में
क्या करने वाली है। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है और जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष के लिए कह रही है, ये इस प्रदेश की जनता के जनादेश का अपमान सा लगता है। आज पहले दिन में ही आपको इतना विचलित करने का लगता है। जिस दिन इस सदन में चर्चा होगी, चर्चा जब होगी तो निश्चित रूप से आपको उस पर बोलना चाहिए। आज एक विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, जब राज्यपाल की उपस्थिति के अंदर विधानसभा अध्यक्ष क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं जो कुछ सजा देने के हैं। और राज्यपाल के आपको सम्मान का इतना लगता है कि सम्मान चीजें होनी चाहिए थी, तो उस समय कहां चले गए थे जब निवर्तमान जो विधानसभा अध्यक्ष हैं मेघवाल साहब ने क्या नहीं बोला उनके लिए। तब भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने उनकी गरिमा का कोई ध्यान नहीं रखा और ना ही उनपे कहीं बोलना चाहा। उन्होंने कहा कि वो तो किस प्रकार से कठपुतली बन गए हैं, यहां तक उन्होंने कह दिया, और तब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि जो युवाओं के लिए जो बात की है, किसानों के लिए जो बात की, किसानों के लिए जो बात की, निश्चित रूप से किसानों की कर्जा माफी की जो बात करते हैं, 50,000 रुपए की जो बात करते हैं, बीजेपी के साथी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार जब 2013 के अंदर जब सरकार को आपने समझा था, राज्य के ऊपर 1,09,000 करोड़ रुपए का ऋण था, आज आपने उसको बढ़ा के 3,08,034 करोड़ रुपए का ऋण कर दिया। आज प्रति व्यक्ति 40,000 से ज्यादा कर्ज है राज्य के ऊपर। कितनी ये सब जो चीजें थी वो आपकी अदूरदर्शिता और आपकी नीतियों की विफलता का ये नतीजा है, किस प्रकार राज्य का प्रति व्यक्ति कर्जायती हुआ है। आप कह रहे हो कि हमने कर्ज माफी किया, अगर आपने कर्ज माफी किया होता 50,000 से, तो आपने बजट के अंदर प्रावधान तो 2,000 करोड़ का किया, और जो कर्जा माफी की जो 50,000 की जो लिमिट है उसको आप पल पल पे बदलते गए, कभी 2 हेक्टर पे, कभी 4 हेक्टर पे, फिर किसी रेशो पे, कभी किसी को, कभी किसी को। और वो सब कौन थे? कोऑपरेटिव के अंदर आपने सब चीजें की। आखिर 8,000 करोड़ का जो प्रावधान जो है, 8,000 करोड़ का जो कर्जा है, वो इस प्रदेश की जो नई जो सरकार है वो चुकाएगी। जो आप कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता का अगर हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो आपने युवाओं को, बेरोजगारों को 5,000 रुपए प्रति माह देने का एक जुमला रखा। कांग्रेस ने तो 3,500 का रखा। आप ही सदन के अंदर विपक्ष की बड़ी भूमिका के अंदर है। आपने पूरा 5 साल में शासन किया है, आपको बजट की और राज्य की स्थिति का पता है। अगर आप वास्तव में ही बेरोजगारों की रहनुमाई करना चाहते हैं, अगर उनके प्रति हमदर्दी है, संवेदना रखते हैं आप, तो निश्चित रूप से बताना चाहिए। 5,000 का आपके पास में क्या वहां पे रोड मैप था, यहां तो 1,500 बचेंगे ना, 3,500 ही देने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करने के लिए मुद्दों से इतर ना जाए, आपको भी एक विपक्षी भूमिका दी, सशक्त विपक्षी भूमिका निभाइए। चौधरी साहब, ये चुनौती आपके पास ऊपर भी है। जब आपने राज्यपाल के अभिभाषण में सब चीजें अभिभाषण में समाहित हुई हैं ये चीजें, और इस बात, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो कि इस बात को बयान करता है कि भाई आने वाले समय में जो सरकार है वो क्या किस तरह काम करेगी। तो ये चुनौती के तौर पे आपकी सरकार के सामने खड़ी हुई है, सरकार कैसे पूरा करेंगे इनको? सरकार जब कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग हुई, उसी मीटिंग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो मैनिफेस्टो जन घोषणा पत्र था उसको कैबिनेट के बीच में रखा, और ये जो जन घोषणा पत्र है वो ही सरकार का आधार है। तमाम विभाग के जो सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सबको दे दिया गया। आज विधानसभा के पटल पे रखा कि हम हमारे जन घोषणा पत्र के अनुसार काम करेंगे, और जन घोषणा पत्र में हमने जो वादे किए उस वादों पे जाएंगे। राज्य की जो स्थिति, वित्तीय स्थिति है वो पूरे प्रदेश के सामने। इसलिए विपक्ष है ना, सिर्फ आरोप लगाने से बचे। इस प्रदेश की जनता निश्चित रूप से वहां पे उन्हें बहुत संकट, बहुत कष्ट, किसान किस प्रकार से आत्महत्या को गले मिलाया है, इसलिए किसान को राहत मिले, इसलिए आप भी सशक्त विपक्ष में किस प्रकार से हो सकता है उस पर हम कोई अनुदान देके और कोई अपना बड़पन नहीं कर रहे। हमने उसको विवश किया, मजबूर किया आत्महत्या को गले लगाने के लिए। आज किसी ने अगर उठाया, खरीद की जो मूंग की जो खरीद थी 13 तारीख की डेट दी और 8 तारीख को खरीद है वो बंद कर दी। आखिर केंद्र की सरकार पे आपको प्रेशर बनाना चाहिए। राज्य के जितने लोग जो रजिस्टर्ड हुए, कम से कम उनका मूंग तो खरीदा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है तो, लेकिन राज्य की रहनुमाई करना चाहती है या केंद्र की सरकार की नुमाइंदगी करना चाहती है? अगर राज्य की 7.5 करोड़ जनता की रहनुमाई करना चाहती है तो निश्चित रूप से सरकार के साथ मिलकर और कहना चाहिए, हमने प्रयास किया, मूंगफली की 31 तारीख तक बढ़ी है डेट, 31 जनवरी तक। यह भी प्रयास करना चाहिए मूंग के जितने लोगों किसान रजिस्टर्ड हुए उन सबके मूंग खरीदे जाए और इसकी 31 जनवरी तक इसकी तारीख बढ़ाई जाए। चलिए ठीक है। मनीष जी, एक चीज इसमें जो प्रमुख पॉइंट है कुछ, वो एक तो रिफाइनरी पर दोबारा काम शुरू होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि रिफाइनरी को दोनों ही सरकार अपना मेगा प्रोजेक्ट मानती आई और उस पर प्रधानमंत्री मोदी भी वहां गए, यही कहते आए हैं कि भाई देखिए रिफाइनरी हम आपके जा रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान की दशा और दिशा बदल देता है। मनरेगा को दोबारा से सशक्त किया जाएगा और इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम तेज होगा। तो चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना किसी पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे भारत में चलाई जा रही है। इन 3 पॉइंट्स पर जब सरकार ये कह रही है कांग्रेस की, ये तो एक तरह से ये आरोप है आपके ऊपर, देखिए आपने की रिफाइनरी आपने ठप कर दी, मनरेगा आपने ठप कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना भी आप ढंग से नहीं चला पा रहे हैं।
नहीं, ये तो मैंने कहा कि कागजी बात ये है कि उनको तेजी लाई जाएगी। अब ये तो कोई कह देगा, इसके बारे में परिकल्पना, परियोजना कोई भी नहीं है, प्लान भी। और जो रिफाइनरी के बारे में बात है वो सबने देखा ही है कि 40,000 करोड़ रुपए का लाभ राजस्थान की सरकार को मिल गया, और मतलब राजस्थान की जनता को मिला। पहले वो 54,000 करोड़ का था, अब वो 14,000 करोड़ में टोटल MOU हो गया था। तो अल्टीमेटली उसके कारण डिले हुआ है, और वो भी रोक के रखा गया था ताकि वो लाभ हो। इतने पैसे सरकार अपना अंश दे नहीं सकती राजस्थान, तो वो बात लंबित होने वाली थी, इसलिए इस चीज को रखा था। दूसरी बात, मनरेगा में भी आपने देखा है कि जो कोई सामुदायिक भंडारीकरण के काम है, खेतों की मेड़ बनाने की बात है, पंचायत के भवन बनाने की बात है, वो भी मनरेगा में शामिल हो गए हैं। माननीय मोदी जी ने उनको शामिल किया। उससे पहले तो केवल वो खड्डे खोदने बंद करने, लेकिन आपकी सरकार पे तो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि आपने तो मनरेगा का बजट ही कम कर दिया है। नहीं, अल्टीमेटली उसके जो व्याप्त बढ़ाए हैं, काम बढ़ाए हैं, और ये भी उसमें रखा था कि जब उसका पहले वाला बजट का यूज हो जाएगा उसके बाद प्रमाणीकरण के बाद में नया बजट रिलीज किया जाएगा। इसलिए ये बात कहना कि इसका बजट कम कर दिया है, ये तो गलत बात है। दूसरी बात, जो आप स्कूल बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि पहले जो बंद कर दिए राज्य सरकार ने वो फिर खोले जाएंगे, अब उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है। पहले अभी भी टीचर्स में कितने स्थान रिक्त पड़े हुए, ये विचार आप देखेंगे अगर, तो नए स्कूलों को, प्राइमरी को वापस खोलेंगे। जब सब प्राइमरी स्कूलों को प्रोन्नति करके और उनको सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया है या सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में मर्ज कर दिया है, तो ऐसी दशा में ये स्ट्रक्चर को दोबारा से करना भी बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने फौरी तौर पर कह दिया है, क्योंकि केवल कहना है आज, उसके बाद में होगा जो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जो अनअकाउंटेबिलिटी है किसी बारे में, कोई भी उस बारे में ये बात नहीं आई है कि कोई प्रमाणिक तरीके से कह रहे हैं। इसके कारण ही इस पूरे अभिभाषण की कीमत कम हुई है कि जो भी कोई इनका चुनावी वायदे थे वो यथावत उठा के इसमें लिख दिए हैं। तो इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि आप ये विचार तो करिए कि कैसे पूरे होंगे, ये फंडिंग कहां से आएगी। आपने कहा ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, इसको ऐसे कर देंगे, हम ये करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली देखिए मनीष जी, मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा। देखिए, जब सरकार का फॉर्मेशन होता है, जब सरकार बनती है और जब मैनिफेस्टो सरकार सामने पेश करती है चुनाव से पहले, और उसके बाद जब अपनी जो घोषणा पर काम करना शुरू करती है, या अब जब ये राज्यपाल का अभिभाषण जो है, देखिए आपकी सरकार भी ऐसे घोषणा में शामिल करती थी कि हम किसानों के लिए ये करेंगे। 2022 तक प्रधानमंत्री खुद दुबई आए की बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको शामिल किया जाता है, लेकिन क्या वो सही तरीके से सही समय पर उसी सरकार के कार्यकाल में पूरी हो पाती है? ऐसा नहीं हो पाता, आपकी सरकार में भी नहीं। कार्यकाल में नहीं कह रहा, और कम से कम रीजनेबल रीजन टू बिलीव होना चाहिए उसमें कि ये ध्यान आए कि ऐसे हो सकेगा। अब आप जितने स्कूल हैं उनकी संख्या तक का उल्लेख नहीं कर पाए। आप ये नहीं पता है कि कितने टीचर उसमें थे और कितने नए भर्ती करने पड़ेंगे, या उसके बाद कितने पद रिक्त रह जाएंगे। अगर इनका चिंतन हो गया होता तो ये चीज आप केवल फौरी तौर पर कहने से बच जाते। आपको ये बताना पड़ेगा कि इसको इस तरह से किया जाएगा। अदरवाइज ये जब भरोसा जब आप बहस होगी ना, उसमें यही देखिएगा कि जब कोई भी कंक्रीट बात होगी नहीं तो वो मंत्री भी क्या बोलेंगे और सदस्य भी क्या बात उठाएंगे। तो अल्टीमेटली ये सारा जो अभिभाषण है वो कागजी होकर रह गया है। अगर आपने गौर नहीं किया, पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी उसमें इतने 1000 करोड़ रुपए का प्रोविजन करके इतने ये काम किए जाएंगे, इसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में कर दिया था, और उसके अनुसार काम भी किया। जो भी अन्नपूर्णा योजना की बात थी, सड़कें बनाने की बात थी, बिजली की विद्युतीकरण की बात थी, वो सब भी हुआ। और केंद्र की योजना से प्राप्त पैसों का उपयोग इन किन कामों में होगा, किन के हिसाब से करेंगे, उसका इसमें कोई उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि उससे बचना चाहते हैं कि जो मोदी जी की सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो जो धन देगी उसके जरिए कितनी प्राणवायु इस अर्थव्यवस्था को मिलने वाली राजस्थान की, उसकी चर्चा से बचना चाहते थे। तो अल्टीमेटली ये सब दलगत राजनीति के आधारित कागजी बयानबाजी होके रह गया है। चलिए आरसी चौधरी साहब, इसमें एक मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना की बात है कि दोबारा शुरू होगी मुख्यमंत्री निःशुल्क जो योजना है, जो दवाइयों से जुड़ी हुई योजना है, और इसका निःशुल्क जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा जो जांच उसमें थी। और ये आरोप आप लगातार लगाते रहे हैं कि ये इस योजना को इन्होंने बीजेपी सरकार ने किल कर दिया पूरी तरह से। इसको फॉर्मेशन जो किया, जिस तरह से इसका चलाया गया, निःशुल्क दवाएं कहीं मिलती नहीं रही, 5 साल लोग भटकते रहे। अब आप इसको कैसे सशक्त करेंगे? क्योंकि शामिल करना और उसको करना, वो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। निश्चित रूप से पूरे सुधांशु जी, पूरे प्रदेश के अंदर 7.5 करोड़ जनता, जब पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी माननीय अशोक गहलोत जी की, उस समय प्रत्येक व्यक्ति आश्वस्त था। जब किसी अस्पताल में पहुंचता था
तो वहां पे उसे ना कोई दवा खरीदनी होती थी, ना कोई जांच का पैसा देना होता था, ना कहीं पे ड्रिप का पैसा देना होता था, सिर्फ उसे उस अस्पताल में पहुंचना होता था और वो अपने आप में एक सुरक्षा का भाव था। भारतीय जनता पार्टी ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से योजना शुरू की। जब वो वहां पे पहुंचे तो भामाशाह के कार्ड के नाम से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, लेकिन जब वो पहुंचता था तो लगता था कि वहां पे उसका खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं है, वो वंचित रह जाता, वहां पे वो व्यक्ति भटकता रहता। निजी जो हॉस्पिटल है किस प्रकार से भामाशाह कार्डों के अंदर धांधली करते रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जांच की और बहुत से अस्पतालों को उस लिस्ट से भी उठाया। लग रहा था कि ये भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पे एक बड़ा कोकस बन गया, जहां पे निजी अस्पताल गरीबों के नाम पे चांदी कूट रहे थे। आज आम आदमी को राहत मिले, 600 से ज्यादा जो दवाइयां निःशुल्क थी, आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी अब इसमें? प्राथमिकता यही है कि जहां पे जो पीएचसी, सीएचसी, चिकित्सा हॉस्पिटल, स्वामी मानसिंह हॉस्पिटल, यहाँ पे जब व्यक्ति पहुंचता है, 650 से ज्यादा यहाँ पे निःशुल्क दवाएं थी, उन दवाओं की उपलब्धता वहां पे बढ़े, जिसको घटा के भारतीय जनता पार्टी सरकार में 250-265 के करीब दवाएं करती थी, जो 650 थी। आज वो निःशुल्क दवा वहां पे एसएमएस में जो भी व्यक्ति पहुंचे उसे मेडिकल स्टोर पे जाए और उसे दवा मिल जाए। इसलिए ये एक योजना थी, वो प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से सुरक्षा दे रही थी और उसके तरफ कदम आते ही सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बढ़ाए, उप मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए जनता को राहत देने के लिए। चैलेंज दूसरा उन्होंने कहा कि शिक्षा के नाम पे कैसे हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा। शिक्षा के समानीकरण के नाम पे बालिकाओं के आपने स्लोगन बहुत अच्छे दिए, लेकिन बालिकाओं के 8,500 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, 20,000 से ज्यादा आपने स्कूलों को बंद कर दिया। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो कानून ये कहता है कि किसी भी बच्चे को प्राथमिक जो शिक्षा है 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर मिलनी चाहिए। माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं आते ही उन्होंने सबसे पहले यह कदम उठाया कि 3,717 स्कूलें हैं जो आरटीई के कानून के तहत जो आती हैं, जिन्हें आपने बंद कर दिया, उनकी समीक्षा के लिए कहा है। तो अगर कानून की अवहेलना अगर हो रही है, जो लोगों को कानून एक हक देता है, शिक्षा का कानूनी हक देता है, उस हक पे अगर कहीं पे विघटन किया है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विचलित होगी। क्यों? इसलिए कि आरटी के तहत राज्य के अंदर जिसकी 2.5 लाख सालाना आमदनी थी, उसका कोई भी बच्चा निजी स्कूलों के अंदर प्रवेश ले सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए और पोषित करने के लिए क्या किया? आते ही 2.5 लाख से घटा के कैप उसकी क्या कर दी, 1 लाख कर दी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में दावे के बावजूद भी 4.5 साल में कैप पूरी हुई। मनरेगा के अंदर मैं लेखा जोखा देना चाह रहा हूं, मनरेगा के अंदर जी चौधरी साहब, आपने जो बात कही शिक्षा जो स्कूल थे उनकी समीक्षा करने की बात, जो बंद पड़े स्कूल है, उस पर मनीष पारेख साहब जो ने बार बार आप ये भी इस बात के सवाल हाथ भी खड़े किए कि आप इसको करेंगे कैसे, इसके लिए क्या योजना है। देखिए लेकिन ये एक चैलेंज आपके सामने होगा, क्योंकि स्कूलों को लेकर, शिक्षकों को लेकर ये केवल बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये हर सरकार में इस तरह की स्थितियां रही हैं और शिक्षकों की कमी के कारण आए दिन ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोगों ने स्कूलों पर ताले लगाए हैं। देखिए, निश्चित रूप से आज राज्य के अंदर 63,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं और समानीकरण के नाम से बहुत से पद हैं वो समाप्त कर दिए शिक्षा के अंदर। लेकिन जब कानून की अवहेलना हो रही है, इसका मतलब शिक्षा को कमजोर करने का प्रयास हुआ है। कानून की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जो एक जिसको शिक्षा, जिसका मौलिक अधिकार है, अगर वो हम नहीं दे पाते हैं तो निश्चित रूप से हम कानून से दूर जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला करें, संविधान पे हमला करें, हमें संविधान की रक्षा करनी है और उसको उसका हक दिलाना है। इसलिए अगर वहां पे कानून की अवहेलना हुई है और वहां पे कर सकते हैं, और समानीकरण के नाम पे आपने स्कूलों को बंद किया, जो राज्य की प्रॉपर्टी थी, राज्य की जो संपत्ति थी, अगर आप उसका प्रॉपर संचालन नहीं कर पाए, उनका अगर मेंटेनेंस नहीं कर पाए, तो इसकी तो दोषी सरकार है। किस प्रकार से उन्होंने राज्य की जो जनता की गाड़ी कमाई से बने हुए जो संस्थान है, आपने उनको मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया। ये तो जब समीक्षा होगी तो नतीजे सामने आएंगे। कोई भी राजकीय भवन है, आप उसको कहीं ना कहीं उपयोग में तो लेंगे ना। किसी को अगर जर्जर स्थिति के लिए उसको नष्ट होने के लिए छोड़ देंगे, ये आपकी मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इंगित करती है कि अगर वहां पे संस्थानों को निश्चित रूप से अगर संरक्षण नहीं हुआ तो उन्होंने राजकीय कोषों को भी घाटा पहुंचाया है। मनीष पारेख जी, अब आप जिस विपक्ष में आ चुकी है, आपकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष माना जा रहा है, लगातार बीजेपी भी यही करी। देखिए, हमको जो हार मिली वो हमको उसको बहुत बड़ी हार नहीं मानते हैं। जिस अंदाज में हम हारे हैं, हमें जनता ने पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया है। अब आप एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सदन में होंगे, सदन में बैठे हैं आने वाले दिनों में, तो क्या एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप लोगों की क्या फोकस किस पर रहेगा? क्या केवल विरोध के लिए विरोध करेंगे कि वास्तव में विरोध दिखेगा कि नहीं ये गलत हो रहा है तब विरोध करेंगे? ये पता है विरोध के लिए विरोध करना है। दांशु जी, जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है भारतीय जनता पार्टी की, वो बरकरार रहेगी और आप यकीन मानिए कि जिन योजनाओं को पूरा करने का वादा किया गया है, या जो बीजेपी की सरकार में भी जो योजनाएं निरंतर चल रही है, उन सब की बहुभूति के लिए काम हो,
उनका उपयोग जनता कर सके, ज्यादा से ज्यादा उनका यूटिलाइजेशन हो जाए, ये मूल मंत्र तो है ही। उसके साथ ही जो स्वराज संकल्प की हमारी बात थी कि जिसके कारण आम व्यक्ति को सरकार की चीजों से जोड़ा जाए, उसमें जो बाधाएं होगी उनको दूर करने की बात है। ठीक इसी तरह से जो वादे सरकार ने करे हैं वो ठीक टाइम पर पूरे हों और उसका लाभ सही मायने में जनता को मिले, इसके लिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो ये जो महत्व है वो बरकरार है, और इसलिए भी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का पैसा केंद्र सरकार से मिलना होता है। अल्टीमेटली ऐसे टाइम पर मुझे भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, अनुभवी लोग हैं जिन्होंने अच्छी सरकार चलाई है, उन सबका सहयोग निश्चित तौर पर लेंगे और उसके बाद जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं वो तेजी पकड़ेंगे। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इस बारे में जो सरकार है वो इसी प्रकार की गलतियां ढूंढने का काम करेंगी या वाकई सरकार जो 3,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को मिल जाए, किसानों देखिए वो तो अभी घोषणा हुई है, धीरे धीरे चीजें होंगी। क्या अभी हम ये आशा कर सकते हैं कि सरकार से, अगर आपकी सरकार बनती है और हम ये आशा करते हैं कि नहीं अभी महीने 2 महीने में सारे काम हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। बात यह है कि घोषणा हो जाए, उसके बाद उसको अमली जामा कितने दिनों में पहनाया जाएगा वो एक अलग बात है। लेकिन ये पक्की बात है कि राजस्थान की जनता के साथ धोखा कभी नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी, जितने वादे खड़े रहेंगे मजबूत विपक्ष के तौर पे। आरसी चौधरी साहब देखिए, ये बार बार जो देखिए मजबूत विपक्ष तो है आपके सामने, निश्चित तौर पर इसको बात को नकारा नहीं जा सकता। तो ये आपकी भी एक चुनौती भी होगी कि आप अपने योजनाओं को बेहतर तरीके से कर सके। मैं बहुत लंबा जवाब नहीं, संक्षिप्त में जवाब चाहता हूं आपसे। देखिए, बार बार जो बीजेपी के जो मेरे साथी हैं 3,500 बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं। मैं तो बीजेपी के अगर विपक्ष इतना सशक्त विपक्ष है, उन्होंने 5,000 का वादा किया था, 5 साल शासन के अंदर थी, बजट की पूरी स्थिति आपके पास में थी। आप अगर जनता की और युवाओं की रहनुमाई करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या एजेंडा था बता दीजिए ना। आप सदन के अंदर बताते कि हम सरकार में आते तो 5,000 यहां से देते, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार को आईना मिल जाएगा। क्या दिक्कत है? राज्य की सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है ना, और सदन का प्रत्येक, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष का हो, वो तो इस प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सिर्फ विपक्ष के नाम की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेही की राजनीति होनी चाहिए। और विपक्ष सदस्यों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, विपक्ष निर्भर करता है आपकी मंशा पे। सदस्य हमारे 21 थे, लेकिन हमारे जो तमाम जो व्यक्ति थे वो उसकी नुमाइंदगी करते थे, और 163 का सत्ता पक्ष था, और सत्ता पक्ष की जो नेता थी वो सदन के अंदर उपस्थिति नहीं रहती थी, वो जवाब ही नहीं देना चाहती थी। इसलिए सदन की जो नेता है और सदन के नेता सदन के अंदर उपस्थित रहे और प्रदेश से चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर आ रहे हैं उनकी सुनवाई हो, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण कांग्रेस काम करती रही है। हमारे जो नेता है वो सदन के अंदर रहते हैं और जनता की मैं जानना चाहता हूं दोनों से ही कि क्या आने वाले दिनों में देखिए होता है कि हंगामेदार अगर बनी रहेंगी चर्चाएं तो कुछ होता नहीं, उसके बाद स्थगित हो जाती है, जो जनता की चर्चा है वो नहीं हो पाती। तो ये आशा की जा सकती है कि एक सार्थक चर्चा हो सके सदन में, बीजेपी की तरफ से भी विपक्ष के तौर पर। कि शोर शराबे से बचने की बात है, पूरी चर्चा में भाग लेने की बात है, वो निश्चित तौर पर पूरा होना चाहिए, तभी उसका यूटिलाइजेशन। और ऐसा ही कांग्रेस का भी एक रुख रहना चाहिए कि पार्टी समझ सके कि जो लोगों की चर्चा है वो प्रॉपर तरीके से। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम तो जो हमारे नेता ने कहा है कि इस प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, ये जो सरकार है ये जनता के प्रति जवाबदेह है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहता है उनकी मंशा ही है तो निश्चित रूप से उसी पे काम कर रहे हैं। और हम तो आपको भी किसी बीजेपी के कार्यकर्ता में उसका विपक्ष का हिस्सा नहीं मानते। इस प्रदेश का अग्रणी राज्य बने, देश के अंदर ये प्रदेश अग्रणी राज्य बने, ये इस प्रदेश के सभी वासियों की एक भावना रहती है। तो बिल्कुल देखिए कि 15वीं विधानसभा का जो पहला सत्र है वो तीसरा दिन जरूर हंगामेदार रहा, लेकिन आने वाले दिनों में जब ये जो पहला सत्र 23 जनवरी तक चलेगा, उसके बाद इन 5 सालों में कई बार विधानसभा के सत्र होंगे, अलग अलग कितने दिनों के लिए वो गठित की जाएंगी विधानसभाएं। लेकिन आशा यही की जाती है कि वहां पर जनहित की बात की जाए, जो जनता से जुड़े मुद्दे उनकी चर्चा की जाए, ना कि हंगामे के कारण केवल और केवल एक हास्यास्पद स्थिति बनकर रह जाए, मजाक बनकर रह जाए। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।